हाँ देखिए, ये अगला टॉपिक है स्प्रिंग फोर्स। तो अगर आप किसी स्प्रिंग में किसी बॉडी को इस तरीके से अटैच करिएगा और अगर मान लीजिए स्प्रिंग अभी फिलहाल अपने नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे होने का मतलब हुआ कि ना ही आपने अभी इसको खींचा है और ना ही आपने इसको दबाया है, ना ही आपने इसको इलोंगेट किया है, ना ही आपने इसको कंप्रेस किया है। कॉमन सेंस का यूज करके बताइए कि क्या ये स्प्रिंग अभी इस ब्लॉक पे कोई फोर्स लगा रहा होगा क्या? अभी कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा, ये बेचारा अपने नेचुरल लेंथ पे है। ठीक है, अच्छी बात है। यानी यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा बताइए? 0। लेकिन अब हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा खींच दिया है। खींच देने का मतलब हुआ हमने इसको इलोंगेट कर दिया है। और मान लीजिए कि हमने इसको x इलोंगेट किया है। अब आप बताइए कि क्या स्प्रिंग अभी उस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा होगा? हाँ या ना? अभी लगा रहा होगा। और ये कॉमन सेंस वाली बात है कि इसको अगर छोड़ा जाए तो ये कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। स्प्रिंग को आप खींच के अगर छोड़ेंगे तो वापस उधर ही ना जाएगा। तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग ने इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा, तभी ना ये उधर जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस पर लगने वाला जो स्प्रिंग फोर्स होगा कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में होगा। एक और बात है, अगर मान लीजिए हमने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दिया, स्प्रिंग को दबा दिया, और मान लीजिए कि हमने इसको एक्स कॉम्प्रेस कर दिया। अब अगर मैं इसको छोड़ूं तो बताइए, या छोड़िए, पहले ये बताइए कि क्या स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा? हमने इसको दबा दिया, फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? इशारा करके बताओ। है वो कहाँ है? नहीं है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा ना, तभी ना अगर छोड़ा जाएगा तो ये वापस इधर आ पाएगा। तो इसका मतलब हुआ अभी जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा, इसको बोला जाता है बाबू मीन पोजीशन। क्या बोला जाता है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब हुआ कि स्प्रिंग को नहीं आपने खींचा है, नहीं आपने दबाया है, तो उस समय वो जिस पोजीशन पे रहेगा उसको क्या बोलते हैं? उसको मीन पोजीशन बोलते हैं। बोलिए जल्दी। तो इतना याद रखिएगा, स्प्रिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर देखिए आपने डिस्प्लेसमेंट इधर कराया है तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट इधर कराया है तो स्प्रिंग फोर्स उधर लगेगा। क्लियर है? तो मैं अगर पूछूं आपसे कि बताइए डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स किधर होगा, तो ऑपोजिट टू दी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम क्या? अरे फ्रॉम क्या? मीन पोजीशन। क्लियर है? ये तो डायरेक्शन हो गया बाबू। स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स तो अगर धरती के सरफेस के आसपास की बात की जाए तो वो तो कांस्टेंट ना होता है। अरे बोलिए ना। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो नीचे की तरफ क्या लगता है? mg। ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना हो, अगर यहाँ भी होगा तभी नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg ही लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी लगभग कांस्टेंट होता है अगर हम धरती के सरफेस के आसपास की बात करें तो। लेकिन स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि कितना इलोंगेशन हुआ है, चाहे कितना कॉम्प्रेशन हुआ है। देखिए यहां पर मैंने इलोंगेशन को x से दिखाया है और यहां पर मैंने कॉम्प्रेशन को x से दिखाया है। तो स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जितना ज्यादा इलोंगेट करिएगा स्प्रिंग फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, चाहे जितना आप उसको कंप्रेस करिएगा स्प्रिंग फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। क्लियर? जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है और इक्वालिटी का साइन आता है, सबको पता होना चाहिए कि हम यूज करते हैं एक कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। तो स्प्रिंग फोर्स जो है मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस फॉर्म का होता है, समथिंग k इंटू एक्स, जिसमें k को बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसका एक और नाम है स्टिफनेस कांस्टेंट। क्या? स्टिफनेस। अच्छा, स्टिफनेस नाम से ही हमको समझ में आ जा रहा है, स्टिफनेस का मतलब क्या होता है? कड़ापन। हाँ, हार्डनेस, हार्डनेस कह सकते हैं आप उसको।
ठीक है। तो स्प्रिंग कई तरीके का देखिए हम अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ स्प्रिंग बहुत ढीले होते हैं, जैसे वो कॉपियां नहीं है क्या? हाँ हाँ, देखिए वो जिसके पास है वो समझ गए हैं। ला, हाँ ठीक है। जैसे इस कॉपी में आपको ये स्प्रिंग दिख रहा है, ऑब्वियसली इसको निकाला जाएगा, स्प्रिंग ही ना एक। इसको भी हम चाहे तो खींच सकते हैं, चाहे दबा सकते हैं। तो ये काफी ढीला स्प्रिंग है, शांत रहिए। ये काफी ढीला स्प्रिंग है, बहुत लूज स्प्रिंग है। तो अगर ढीला स्प्रिंग है तो इसके के की वैल्यू बहुत कम होगी। बाबू ये जो के है वो डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कितना कड़ा है चाहे कितना ढीला है। अरे बोलो ना। तो अगर स्प्रिंग कैसा है, अगर ढीला है तो के की वैल्यू बहुत कम होगी। लेकिन जैसे बाइक वगैरह में उसका जो सॉकर होता है उसमें भी आपने देखा होगा कि स्प्रिंग होता है। क्या लग रहा है? वो भी उतना ही ढीला है। पकड़ के जब मन करेगा खींच दोगे, जब मन करेगा दबा दोगे, नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो वो एक कड़ा स्प्रिंग है। बोलो। तो अगर कड़ा स्प्रिंग रहेगा तो उसमें के की वैल्यू ज्यादा होती है। स्प्रिंग का भी तो नेचर होता है, सब स्प्रिंग एक टाइप का थोड़े होता है। हाँ, तो जो कड़ा कड़ा स्प्रिंग होगा उसमें के ज्यादा होगा, जो ढीला स्प्रिंग होगा उसमें के कम हो जाएगा। और स्प्रिंग कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट से मतलब है इलोंगेशन चाहे कॉम्प्रेशन, जितना ज्यादा इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन होगा स्प्रिंग फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा। और ये चीज हम प्रैक्टिकली महसूस भी करते हैं। जैसे अब वो एक रबर होता है इतना मोटा सा, जो हम लोग जनरली साइकिल के कैरियर वगैरह में बांध के रखते हैं। अब पता नहीं, मैं अपने ज़माने में तो बांध के रखा करता था बैग बांधने के लिए। बहुत पुराना साइकिल हो गया था, उसका कैरियर ढीला हो गया था, तो अगर आप उसमें बैग फंसा के रखिएगा, ऊबड़ खाबड़ रोड रहेगा तो ऐसा संभावना है कि वो गिर जाएगा। तो हम लोग एक रबर रखते थे। अरे सिलेंडर वगैरह बांधने के लिए आज भी बाइक वगैरह में भी लोग रखता है। तो इतना मोटा सा रबर आता है, इतना बड़ा सा होता है। हाँ, आप एक काम करिए ना, उसको पहले पकड़ के और खींचने की कोशिश करिए। आप देखिएगा शुरू में बड़ी आसानी से खिंचाएगा, नहीं खिंचाता है। अच्छा पहले बताइए कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो एक स्प्रिंग की तरह है कि नहीं? अगर हम खींच के छोड़ दे वापस से अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाता है कि नहीं? हाँ ठीक है, उसको दबाया नहीं जा सकता है, लेकिन खींचा तो जा सकता है ना। तो कंपैरिजन के लिए हम लोग सिर्फ इलोंगेशन ही ले लेते हैं। तो शुरू में आप उस रबर को पकड़ के खींचेंगे ना, शुरू में बड़ी आसानी से खिंचाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप खींचते चले जाइएगा वैसे वैसे इसको खींचना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। और एक तो ऐसा भी समय आएगा कि उसके बाद से अब ये आपसे नहीं खिंचाएगा। अरे बोलिए ना, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो आइए देखते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो बाबू वो जो रबर है कहीं ना कहीं स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं? ठीक है। और मान लीजिए कि उस स्प्रिंग में यहाँ कोई ब्लॉक अटैच्ड है और आप उसी ब्लॉक को पकड़ के खींच रहे हैं। मैंने क्या कहा, शुरू शुरू में खींचना बड़ा आसान रहता है, आसानी से खींचाएगा। वजह यह है कि आप जैसे मान लीजिए आपकी औकात है 10 न्यूटन का फोर्स लगाने की, तो आप तो उतना लगा रहे हैं। अभी अगर ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, यानी जस्ट अभी आपने खींचना शुरू ही किया है, तो उस केस में बताइए स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? ये अपने नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग। अरे ये तुमने लगाया है स्प्रिंग, अभी इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा? अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, ना ही ये इलोंगेट हुआ है, ना ही इसको आपने कंप्रेस किया है। तो अभी स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? अरे एक्स की वैल्यू कितनी है जी? अभी खींचा ही नहीं, अरे तुमने, अब पागल बना रहा है सब। तो अभी इस पर स्प्रिंग फोर्स लगेगा 0। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स अभी कुछ नहीं लगेगा। इसका मतलब हुआ कि अभी अभी स्प्रिंग आपको अपोज नहीं कर रहा है, तो आप ही अकेले इकलौते फोर्स लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, फोर्स लग गया तो एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन होगा का मतलब वो अब ये रेस्ट में थोड़े रहेगा, अभी आगे बढ़ेगा ना। लेकिन आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद जब ये थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा, तब बोलो, तुम तो वही 10 न्यूटन लगा रहे हो जो तुम्हारी औकात है, लेकिन बताओ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया है कि नहीं? अब बताओ स्प्रिंग फोर्स लगेगा कि नहीं? लगेगा। मान लिया जाए कि कितना लगने लगा? 2 न्यूटन। बताइए कौन जीत रहा है? क्योंकि हल्का हल्का सा इलोंगेशन हुआ है। तो अगर x की वैल्यू, बाबू अगर x की वैल्यू थोड़ी सी है
तो फोर्स भी तो थोड़ा सा लगेगा। हाँ, तो हल्का सा इलोंगेशन हुआ है और फोर्स मान लीजिए 2 न्यूटन का लग रहा है। तो बताइए कौन जीत रहा है, आप जीत रहे हैं कि स्प्रिंग जीत रहा है? ऑब्वियसली आप जीत रहे हैं। और नेट फोर्स जो होगा वो इधर की तरफ 8 न्यूटन का आएगा। इसका मतलब ये अभी और उधर जाने वाला है। बोलिए जल्दी। तो उधर जाने वाला है का मतलब ये अभी और लमरेगा। बोलो, और इलोंगेट होगा। चलिए थोड़ा और इलोंगेट हुआ। तो आप तो वही 10 न्यूटन ही लगा रहे हैं, लेकिन बताइए चूंकि एक्स पहले से ज्यादा हो गया कि नहीं? एक्स का मतलब इलोंगेशन है। वो तो रेस्पॉन्स दिया करो ना एक बार में, दोबारा पूछने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? एक्स पहले से ज्यादा है कि नहीं? और अगर एक्स पहले से ज्यादा है तो फोर्स भी पहले से अब ज्यादा हो जाएगा। अब ये 2 न्यूटन नहीं लगाएगा, पहले 2 न्यूटन लगाया था, थोड़ा सा खींचा था आपने। अब हो सकता है कि ये कुछ बोलो अपने से कुछ, चलिए 6 न्यूटन लगेगा। कितना बताइए? 6 न्यूटन लगेगा। अभी भी कौन जीत रहा है? आप जीत रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि उधर की तरफ 4 न्यूटन अभी भी लग रहा है। ये अभी और इलोंगेट होगा, ये अभी और इलोंगेट होगा। और मान लीजिए कि ये इतना इलोंगेट हो गया कि ये जो आप 10 न्यूटन लगा रहे थे और ये तो लगातार बढ़ ना रहा है, कभी ना कभी तो ऐसा सिचुएशन आएगा ना कि ये भी बढ़ के कितना हो जाएगा। अब तुम बताओगे इस पर नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स 0, तो अब उसका एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा। यानी अब इससे ज्यादा आप उसको खींच नहीं सकते हैं। तो उस रबर को भी खींचने का एक मैक्सिमम लिमिट होता है कि नहीं? आप उस लिमिट तक पहुंच चुके हैं। क्लियर है? और बिल्कुल हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि शुरू शुरू में ऐसा लग रहा है जैसे स्प्रिंग अपोज ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम आसानी से खींच पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम खींचते चले जा रहे हैं, बताइए स्प्रिंग का ऑपोजिशन लगातार बढ़ता जा रहा है कि नहीं? तो ये स्प्रिंग अब हमको पहले से कड़ा लगने लगेगा। बोलो जल्दी। ठीक है, तो स्प्रिंग की ये प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल समझ में आया? ये सब समझ में आया कि डायरेक्शन किधर होता है और मैग्नीट्यूड कितना होता है? ये चीज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए बात करेंगे सिस्टम की। तो देखिए यूनिवर्स तो बहुत बड़ा ना है, अरे बोलो ना, बहुत बड़ा है। जब हम किसी चीज की स्टडी करते हैं ना, तो हमारी स्टडी के अंदर जितनी चीजें आ जाती हैं उसी को हम सिस्टम बोलते हैं। बोलिए। और बाकी की सारी चीजें सराउंडिंग्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? माने यूनिवर्स देखा जाए तो 2 चीजों से मिलकर बनता है, सिस्टम और सराउंडिंग। बोलो। तो सिस्टम का मतलब हुआ यूनिवर्स का वो पार्ट हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे ठीक है, जिसमें अभी हमारा इंटरेस्ट है, हम जिसकी स्टडी करें। जैसे मान लीजिए कि हम एक गिलास पानी के टेम्परेचर की स्टडी कर रहे हैं कि कितने समय में इसका टेम्परेचर कितना कम हो रहा है। तो बताओ अभी हमारा मतलब किससे है? सिर्फ एक गिलास पानी से, बाकी दुनिया से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो अभी हमारे लिए जो सिस्टम होगा वो एक गिलास पानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। द पार्ट ऑफ क्या? यूनिवर्स। यूनिवर्स का वो पार्ट विच इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ आवर स्टडी, जो अभी हमारी स्टडी के अंदर आ रहा है, उसी को बोला जाएगा सिस्टम। एक है आपका इंटरनल फोर्स। तो सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स कौन? सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे उसको बोला जाता है इंटरनल फोर्स। और बाबू सिस्टम के बाहर का पार्टिकल अगर सिस्टम के अंदर के किसी पार्टिकल पे फोर्स लगा दे, बोलो, सिस्टम के बाहर का पार्टिकल अगर सिस्टम के अंदर के पार्टिकल पे फोर्स लगा दे तो उस फोर्स को बोला जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल से अभी आपको समझ में आएगा। यहां 3 पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सिस्टम में क्या लेना चाह रहे हैं। हमको मन करेगा अकेले हम इसको भी सिस्टम मान सकते हैं। बोलिए, मन करेगा तो हम इन दोनों को भी मान सकते हैं, मन करेगा तो हम तीनों को मान सकते हैं। तो फिलहाल एक काम किया जाए, बस इन दोनों को सिस्टम के अंदर माना जाए। तो जाहिर सी बात है ये सिस्टम के बाहर का पार्टिकल हो गया, ये एक एक्सटर्नल पार्टिकल हो गया। अब मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है, और तीनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। अरे मास है तो कुछ नहीं लगेगा, कम से कम ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के हम चीजों को खींचते हैं, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। बोलो,
हाँ, तो इस फोर्स को चलो हम लोग कह देते हैं F21। क्या कह देते हैं? F21 कह देते हैं। फोर्स ऑन 2 बाई 1। ये वो फोर्स है जो 2 पे लगा है और किसने लगाया है? 1 ने लगाया है। ठीक है, तो अगर ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक पार्टिकल दूसरे पे जितना फोर्स लगाता है दूसरा भी पहले पे उतना ही फोर्स लगाता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन तो ऑपोजिट मैंने दिखा दिया, लेकिन बाबू इसको मैं पता है क्या बोलने जा रहा हूं? मैं इसको बोलने जा रहा हूं F12। और ये अलग बात है कि मैग्नीट्यूड में F21 और F12 आपस में इक्वल होगा। ये अगर 10 न्यूटन है तो ये भी कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। क्लियर है? चलो ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है, ये इन पे फोर्स लगाएगा कि नहीं? तुमने किसको सिस्टम माना है, उससे क्या लेना देना है? अरे बोलो ना। अगर इसके पास मास है और इसके पास मास है तो ये दोनों भी तो आपस में फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा, जाहिर सी बात है ये इसको अपनी तरफ ना खींचेगा। तो बताओ तो उसको मैं क्या लिखूं? F13 लिख दूं। फोर्स ऑन 1/3। तो ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा और इसको बोला जाएगा F31। क्या बात है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा F23 ना, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा F32। क्लियर? हमारा जो फोकस होता है वो किस पर होता है? सिर्फ सिस्टम पे होता है। बाकी दुनिया भाड़ में गई, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है बस इससे और इससे, क्योंकि यही हमारे सिस्टम के अंदर है। तो अगर मैं पूछूं कि सिस्टम के अंदर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं? 4। आप गिन के देखिए ना 1 2 3 और 4। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी फोर्सेस इंटरनल हैं और कौन सी फोर्सेस एक्सटर्नल हैं। हाँ, पहले बताओ, इसके बारे में बताओ, ये क्या है? अच्छा, ये इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स है, वो एकदम इंटरनल फोर्स है, क्योंकि सिस्टम के अंदर के पार्टिकल ने सिस्टम के अंदर के पार्टिकल पे लगाया है और अंदर के पार्टिकल से एक दूसरे पे जो फोर्स लगाए उसको इंटरनल फोर्स बोले। तो अगर ये इंटरनल है तो ये भी तो इंटरनल है। तो मैं कह सकता हूं कि कोई पूछेगा आपसे कि बताइए इसमें इंटरनल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, तो एक तो F12 है और दूसरा F21 है ना। चलो बताओ इसके बारे में, बताओ इसके बारे में बताओ। ओ, ये एक्सटर्नल हो गया। सही पकड़े हो, क्योंकि ये किसने लगाया है? ये सिस्टम के बाहर के पार्टिकल ने ना लगाया है। हाँ, इसने लगाया है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा F कौन कौन सा बताइए? 13 एंड F23, ये दोनों आ जाएगा, आएगा ना। अच्छा, अब बताइए अगर हमको नेट फोर्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इन चारों फोर्सेस को ऐड करेंगे ना, तो उसमें एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। पहले दोनों इंटरनल फोर्सेस को ऐड करते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम F12 और F देखते हैं कौन होशियार आदमी बताता है कि ये कितना आएगा। क्या बात करते हो तुम, इतनी जल्दी कैसे पकड़ ले रहे हो? 0 आएगा क्या? मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो आंसर 0 आएगा, एकदम 0 आएगा, क्योंकि ये इधर की तरफ 10 न्यूटन है तो ये इधर की तरफ 10 न्यूटन है। और दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे का ऑपोजिट हो और दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम हो तो इसको कहा जाता है दोनों को एक दूसरे का कैंसिल कर लेना। 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, आंसर हो जाएगा 0। तो बाबू यहां से देखो हम एक कंक्लूजन निकालने वाले हैं। पता है कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस बराबर ऑलवेज कितना? इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा 0 होता है। और रीजन बहुत सिंपल सा है, रीजन है न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्योंकि बाबू सिस्टम के अंदर के पार्टिकल हैं, तो ये इस पर लगाएगा तो ये भी तो इस पर लगाएगा। अरे बोलो ना। और ये दोनों फोर्स अमाउंट में होगा बराबर, लेकिन डायरेक्शन में होगा अपोजिट। और इनको जब भी जोड़ा जाएगा आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि इंटरनल फोर्स का सम हमेशा
जीरो ही आ रहा है। लेकिन थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स को जोड़ते हैं हम लोग। एक्सटर्नल फोर्स में ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अच्छा, तो इसको थोड़ा अलग से ड्रॉ किया जाए। लो, इसको मैं यहां ड्रॉ करता हूं। तो ये हो गया हमारा F13। अरे बोलो भाई इसको लेके आओ, इसको लेके आओ, इसको यहां ड्रॉ करो। तो ये हो गया तुम्हारा F23। कौन कौन बोल रहा है कि इसका सम जीरो है? कोई ऐसा बोलना चाह रहा है क्या? अब मान लो कि ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, तब तो जीरो हो जाएगा। बोलो जल्दी। अरे हो जाएगा ना, तुम बोलो। अच्छा, तब भी जीरो नहीं होगा अगर ये 10 न्यूटन हो और ये भी 10 न्यूटन हो तो? नहीं, जीरो होने का कंडीशन है कि 10 न्यूटन अगर है तो एक दूसरे के अपोजिट भी तो होना चाहिए। तो फोटो देख के ही समझ में आ जा रहा है कि रिजल्टेंट जीरो होने वाला नहीं है। इस केस में रिजल्टेंट कितना होगा ये जानने के लिए याद है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे तो कुछ ये ना रिजल्टेंट आएगा। बोलो। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों हैं F13 और F23, क्या इनका सम भी जीरो है? तो बोलोगे ना। क्लियर है? तो एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो नहीं हो सकता है और कभी कभी हो भी सकता है। अब जैसे ये पार्टिकल ही ना रहे, अब लीजिए ये रहे ही ना, दुनिया में बस यही दोनों पार्टिकल रहे, तो क्या एक्सटर्नल फोर्स लगेगा क्या इस सिस्टम पे? तो उस केस में एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो हो गया। तो इंटरनल फोर्सेस का सम जो है वो ऑलवेज जीरो होता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सम ऑफ क्या? ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस मे और मे नॉट बी क्या? बताइए जल्दी। जीरो। क्लियर है? ये आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये एक और एग्जाम्पल है। इसमें इसको 1 कहा गया, इसको और इसको 3 का। अब मैंने क्या किया कि तीनों को सिस्टम के अंदर ले लिया। अब आप बताइए, ये इसको जो अपनी तरफ खींच रहा होगा F21 लगा के, ये जो इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा F12 लगा के, बोलते जाइए, ये जो इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा F31 लगा के, और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा F13 लगा के ना, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा F23 और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा F32 लगा के। आपको क्या लग रहा है अब की बार सिस्टम के अंदर 4 फोर्सेस लग रही हैं कि 6 फोर्सेस? 6 फोर्सेस लग रही हैं। इनमें से बताइए कितना इंटरनल है और कितना एक्सटर्नल है? अब बताना है तुम्हें। सब इंटरनल है, सब इंटरनल है, क्योंकि एक्सटर्नल कोई पार्टिकल है ही नहीं इसमें। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम F12 प्लस F21 प्लस F13 प्लस F31 प्लस F23 प्लस F32 बराबर करना चाहे, कितना आएगा? क्या अब इसके लिए हम भयंकर कैलकुलेशन करेंगे क्या? क्या हम मुंह जबानी बता देंगे कि आंसर कितना आने वाला है? क्यों आने वाला है? इसलिए आने वाला है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। जैसे अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी तो 10 न्यूटन होगा, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अरे बोलिए, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ये अगर 15 न्यूटन है तो ये भी तो 15 न्यूटन होगा कि नहीं? तो जरूरी नहीं है कि ये 10 है तो ये भी 10 हो जाए। मान लीजिए ये 15 न्यूटन है तो ये भी कितना होगा? 15 न्यूटन होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। और ये अगर 20 न्यूटन है तो ये भी कितना होगा? 20 न्यूटन होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। और स्टिल हम लोग उस बात पे कायम है कि ऑल इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा कितना होता है? जीरो होता है। अरे बोलिए, और यहाँ एक्सटर्नल फोर्सेस कितनी है ये बताइए? तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्सेस भी जीरो हो गई, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना। तो एक बात याद रखना बाबू, अगर कभी किसी सिस्टम के नेट फोर्स की बात की जाए ना, किसकी बात की जाए? नेट फोर्स की बात की जाए, तो सोच के बताइए कि नेट फोर्स, सिस्टम पर लगने वाले नेट फोर्स का मतलब सिर्फ इंटरनल फोर्सेस का सम है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस का सम है, कि दोनों का सम होगा? सिर्फ। आप मेरा सवाल ही नहीं समझे। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस सिस्टम पर पूरा नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स में इंटरनल फोर्सेस का रोल होता है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस का रोल होता है, कि दोनों का रोल होता है?
सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस का। अरे बोलिए, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा कितना होता है। अब जैसे हमने कोशिश की कि चलिए हम इन चारों फोर्सेस को जोड़ते हैं, तो अल्टीमेटली पता क्या चला कि जो दो इंटरनल फोर्स था उनका सम कितना हो गया था, तो टाइम ही ना वेस्ट हो गया। उससे बढ़िया है कि हम लोग सिर्फ क्या जोड़ लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जोड़ लेते हैं। तो याद रखना, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम। इंटरनल फोर्सेस को जोड़ने की जरूरत नहीं है। और आपको याद होगा, जो कि हमारा अभी अगला टॉपिक भी रहेगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। क्योंकि न्यूटन को यह बात पता है कि इंटरनल फोर्सेस का सम क्या होता है। अगर किसी चीज को, कोई चीज अगर रेस्ट में है, उसको मोशन में लाना है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे बोलो, अभी से मान लो कि मुझको आगे बढ़ना है तो मुझको कोई एक्सटर्नल फोर्स ही चाहिए। सुन रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। इंटरनल फोर्सेस से मैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अब मान लो मैंने ऐसे किया कि आगे बढ़ो, तो क्या मैं बढ़ पाऊंगा? क्यों नहीं बढ़ पाऊंगा पता है? मेरे हाथ ने मेरे गाल पर अगर इधर 10 न्यूटन लगाया है, एट द सेम टाइम मेरे गाल ने मेरे हाथ पर इधर 10 न्यूटन लगा दिया, और हाथ और गाल मेरी ही सिस्टम का ना हिस्सा है। तो बताइए, क्या कोई मैं नेट फोर्स अपने ऊपर क्रिएट कर पाया? नहीं कर पाया। मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अरे बोलिए ना। तो आगे बढ़ने के लिए मुझको क्या चाहिए? मुझको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि मुझको तो आगे जाना ही है, मैं अपने ऊपर फोर्स लगा के कभी आगे जा नहीं सकता हूं। तो मैंने इसमें से किसी को बुलाया कि तुम आओ, थोड़ा हमको धक्का दे दो कि मैं आगे चला जाऊं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई इधर से धक्का दे देगा ना, तो वो फोर्स मेरे लिए कौन सा फोर्स होगा? ऑब्वियसली वो, शांत रहिए, जाना मुझको ना आगे है, यानी मेरे लिए सिस्टम कौन है? मैं खुद हूं। हाँ, तो वो जो मुझ पर फोर्स लगाएगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। बोलो, और उसकी वजह से मैं आगे जा सकता हूं। अब मान लो कि कोई नहीं है, मैंने देखा कहीं कोई नहीं है, छुट्टी हो गया, सब घर चला गया, और हमको आगे जाना है, वो रिकॉर्डिंग ऑफ करना है हमको, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? हमको तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तब मैं जाता हूं धरती माता की शरण में। मैं कहता हूं कि माते, मुझको आगे जाना है, कुछ करिए। तो वो कहती है, शांत रहिए, वो कहती है कि एक काम करो, तुम मुझ पर पीछे की तरफ फोर्स लगाओ जा। तो ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ मैं तुम पर आगे फोर्स लगा दूंगी, रहेगी नहीं। और तब वो जो फोर्स होगा वो मेरे लिए तो एक्सटर्नल फोर्स ना होगा, क्योंकि धरती सिस्टम का हिस्सा नहीं है, जाना मुझको ना आगे है। ठीक है, तो इसीलिए जब कभी भी हम लोग चलते हैं, तो आप बताइए, हम अपने पैर से जमीन को किधर की तरफ धक्का देते हैं? आगे धक्का देते हैं। पता है, ये बात हम बायोलॉजिकली प्रूव कर सकते हैं ना कि हम कहां धक्का देते हैं। क्योंकि ये जो हमारा घुटना है, ये कभी भी आगे नहीं मुड़ सकता। अरे हम ऐसे खड़े हैं, ये घुटना आगे मुड़ता है क्या? वो कहां मुड़ता है? पीछे मुड़ता है। क्योंकि भगवान को ये बात पता है कि हमको आगे चलना है अगर, तो उसके लिए हमको धरती को किधर धक्का देना है। तो इसीलिए ना ये ऐसे होता है। नहीं समझ में आया? ऐसे होता है। तो जैसे मान लो कि एक पैर से ही मुझको चलना है, शांत रहिए, एक पैर से ही चलना है, तो मैं धरती को किधर की तरफ धक्का दूंगा? पीछे की तरफ। तो मैं पीछे की तरफ धक्का दूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने धरती पर पीछे फोर्स लगाया, धरती ने मुझ पर आगे फोर्स लगा दिया, और वो फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, जिसकी वजह से मैं रेस्ट से कैसा हो गया? मोशन में आ गया। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, लगे हाँ तो देखते चलिए, सब आपके किताब में लिखा हुआ है। ये सब ठीक है, सही एग्जाम्पल के साथ आपकी बुक में लिखा हुआ है। एक बार झांक कर देख लीजिए, सही है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। इनर्शिया सुनिए। हाँ, इधर देखिए, इनर्शिया एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सिस्टम या किसी भी ऑब्जेक्ट की,
जिसके जरिए वो अपने स्टेट में हो रहे चेंज का अपोज करता है। वो नहीं चाहता कि आप उसका स्टेट बदल दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? वो नहीं चाहता कि आप उसको बिहार से यूपी में भेज दीजिए। स्टेट का मतलब समझ रहे हो? हाँ, स्टेट का मतलब हुआ और उसकी स्थिति को आप नहीं बदलिए। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाह रहा है। अगर आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा कि वो खुद से बोल देने से वो नहीं मोशन में आ जाएगा। जबरदस्ती करने का मतलब हुआ आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? चाहे अगर कोई चीज मोशन में है तो उसको अगर आपको रेस्ट में लाना, अब मोशन के स्टेट को बदलना है का क्या मतलब हुआ? रेस्ट में लाना है। तो वो भी अपने से नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। अरे बोलो ना। चाहे कोई चीज अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, हमको मोशन को नॉन यूनिफॉर्म बना देना है, यानी स्पीड को बढ़ा देना है, नहीं तो घटा देना है। तो ये काम खुद से नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज कभी भी नहीं चाहता है कि आप उसका स्टेट चेंज करिए। उसके लिए आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। जबरदस्ती करने का मतलब हुआ आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनर्शिया। पढ़ते हैं, लिखा हुआ है इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स क्या स्टेट। और स्टेट का मतलब हुआ स्टेट ऑफ मोशन या फिर स्टेट ऑफ नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया। यहां पर रेस्ट ना आएगा, इसको आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ क्या? यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ कि स्पीड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। क्लियर है? हाँ, तो कभी भी अपने स्टेट को नहीं बदलना चाहता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मास होता है। ठीक है, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, मास जितना ज्यादा होगा अपने चेंज को अपोज करने की प्रॉपर्टी भी, सॉरी क्या बोला मैंने, अपने स्टेट को चेंज करने की प्रॉपर्टी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है। अब मान लीजिए कोई 50 kg का अलमीरा है, सुन रहे हो? ये दोनों फर्श पे रखा हुआ है, दोनों रेस्ट में है, दोनों को हमको मोशन में लाना है का मतलब हुआ स्टेट बदलना है। तो बताओ किसके साथ तुमको ज्यादा जबरदस्ती करना पड़ेगा? ऊपर वाले के साथ कि नीचे वाले के साथ? ये तो मान लो कि हाथ से ले जाकर ऐसे घूमते फिरते ऐसे मार दोगे तो हो सकता है ये मोशन में आ जाए। क्या अलमीरा को ऐसे घूमते फिरते आके ऐसा मार दोगे वो मोशन में आ जाता है? हो सकता है कि अकेले तुमसे खींच भी नहीं। तो एक बात बताइए, सेम फर्श पे दोनों रखा हुआ है, लेकिन अपने स्टेट के बदलाव का ज्यादा अपोज कौन कर रहा है? नीचे वाला। तो हम लोग बोलेंगे ना कि इसके पास इनर्शिया ज्यादा है, इसके पास इनर्शिया कम है। तो बताओ ना, इसके पास इनर्शिया ज्यादा क्यों आया है? ये अनपढ़ आदमी भी बता देगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा मास है, बहुत भारी चीज है, इसको ऐसा बोला जाता है ना बाबू? तो इसका मतलब हुआ इनर्शिया ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मास। मास जितना ज्यादा रहेगा उसके स्टेट को बदलना उतना मुश्किल है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई साइकिल है, बोलो क्या है ये? हाँ ठीक है, ढेर ड्राइंग हो गया। ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। और कोई ट्रक है, ये भी चल रहा है, पाए रहने ना तो जो है मान लो बस, कहा जाने बस ही दिख रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। दोनों 5 ही मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, बोलिए ना। तो ऑब्वियसली अगर 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से ही चलता रहना चाहेगा ना? बोलिए, आप बताइए कि दोनों में से किसको रोकना, माने दोनों के स्टेट को बदलना है, मोशन से रेस्ट में लाना है, तो किसको रोकना ज्यादा आसान है आपके लिए? साइकिल को रोकना ज्यादा आसान है। भले वेलोसिटी दोनों की सेम है, लेकिन साइकिल को रोकना ज्यादा आसान है। इवन आप बहुत रोकना बहुत जरूरी है तो आप अपने बॉडी से भी रोक सकते हैं, एकदम सामने खड़े हो जाइए, ठीक है? हल्का फुल्का चोट लगेगा लेकिन रुक तो जाएगा ना। और इसको तुमको रोकना है तो सामने जाके खड़े हो जाओ, हम तुमको रोक देंगे। बहुत मुश्किल है ना? मतलब वो हाथी वाथी रहेगा तब भला सोचा जाएगा, हम लोगों से रुकेगा क्या ये?
तो आप बताइए यहाँ जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, शांत रहिए, यहाँ इनर्शिया ऑफ क्या था, मानी रेस्ट में रहना चाह रहा था, तो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा था जिसका मास ज्यादा है। यहाँ तो इनर्शिया ऑफ मोशन न है, ये लोग मोशन में रहना चाहता है, ठीक है। तो बताइए किस में ज्यादा है, नीचे वाले में ज्यादा है, इसके लिए आपको ज्यादा जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो, इनर्शिया ऑफ मोशन हो, या किसी भी टाइप का इनर्शिया हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। क्लियर है? चलिए ठीक है, बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। तो ये सब पहले से आपका पढ़ा हुआ है, जल्दी से देख लेते हैं क्या कह रहा है। हर बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ क्या, रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हर बॉडी अपने या तो रेस्ट वाले स्टेट को कंटिन्यू करना चाहता है या अपने यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले स्टेट को कंटिन्यू करना चाहता है, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस से कोई फायदा नहीं है, आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, हाँ, टू चेंज द स्टेट। माने अगर आसान भाषा में बोला जाए तो कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा कोई चीज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करते रहना चाहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें ना तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी बस के फर्श पे खड़े हैं, आपको सीट नहीं मिला है, आप खड़े हैं, ठीक है। अब अचानक से बस चल दिया, अचानक से चल दिया, आपको नहीं पता है, और कोई नौसिखिया ड्राइवर है और उसने अचानक से एक्सेलरेटर पे पैर दबा दिया, बताइए आपका क्या होगा? आप पीछे की तरफ आपको झटका लगेगा। छोड़ो ना, बस तो बहुत दूर की चीज हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग बाइक पर किसी के पीछे बैठे होते हैं और नया नया बाइक चलाना सीखा है, तो अचानक से एक्सेलरेट कर देता है, हमारा क्या होता है? तो हम पीछे की तरफ गिरने नहीं हो जाते हैं, कई बार तो हम लोग गिर भी जाते हैं, बाइक से भी लुढ़क जाते हैं। तो यहां ऐसा क्यों हुआ था? यहां हुआ था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। अच्छा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ न्यूटन का अपना लॉ नहीं है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया ही है जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। बस न्यूटन ने क्या किया कि सबको, शांत रहिए ना, न्यूटन ने क्या किया कि इस लॉ को खाली पब्लिश करा दिया अपने नाम से, क्या कि इससे पहले तक ना ये लॉ ऐसे ही गैलीलियो न्यूटन से बहुत पुराने आदमी हैं, तो लॉ तो मार्केट में था लेकिन लिखित फॉर्म में, हाँ, या यूं कहा जाए कि पब्लिश्ड फॉर्म में नहीं था। हो सकता है उन्होंने अपनी कॉपी में खाली लिखा हो, इन्होंने पब्लिश करा दिया तो इनके नाम से जाना जाने लगा। लेकिन ओरिजिनली ये लॉ किसका दिया हुआ है? गैलीलियो का, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ हुआ ये है कि जब हम लोग बस पे खड़े हैं, बस के फर्श पे खड़े हैं, तो हमारी पूरी बॉडी, पूरा बस सब रेस्ट में ना है, तो सब लोग रेस्ट में ही रहना चाह रहा है। अचानक से बस चला गया आगे, तो बस अगर आगे चला गया तो हमारी बॉडी का वो हिस्सा जो बस के कांटेक्ट में है वो भी आगे चला जाएगा। कौन सा हिस्सा बस के कांटेक्ट में है? तो हमारा पैर बस के कांटेक्ट में है, तो पैर ना आगे चला जाएगा, बाकी का जो शरीर है वो तो अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहेगा। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। तो पैर चला गया आगे, मुंडी रह गया पीछे, तो आपको नहीं लग रहा आप टेढ़े हो जाइएगा, और अगर आपने खुद को नहीं संभाला तो आप गिर भी सकते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि जहां कहीं भी बस में खड़े होने की जगह होती है वहां ऊपर में क्या लगा होता है? हैंडल लगा होता है, ताकि उसको पकड़ सकें। अभी पकड़ने से क्या होगा? बस अगर आगे बढ़ेगा तो बस से अटैच्ड अब आपका पैर भी है और आपका हाथ भी है, तब ये दोनों ना आगे बढ़ेगा, भले ये वाला सिचुएशन हो जाएगा। माने कहने का मतलब है कि हाथ आगे बढ़ गया, पैर आगे बढ़ गया, लेकिन मेरा जो पेट है वो तो वही पर न रहना चाह रहा है, तो पेट बेचारा वही रह जाएगा। सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब बस चलने लगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगा। चलिए शांत हो जाइए। कैसे चलने लगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगा। मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से, तो मेरा पैर भी जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, मेरा सर भी जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और इनर्शिया की वजह से ये 40 किलोमीटर पर आवर से ही चलना चाह रहा है।
अचानक से बस में ब्रेक लगा दिया गया, तब बताइए हम किधर की तरफ झुकते हैं? तब हम आगे ना गिर जाते हैं। अचानक से अगर बस रुक जाए तो हम आगे गिर जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरा पैर भी 40 किलोमीटर पर आवर से चलना चाह रहा है, मेरा सर भी 40 किलोमीटर पर आवर से चलना चाह रहा है। बस को रोक दिया गया, तो बताइए बस से अटैच मेरी बॉडी का कौन सा पार्ट है? पैर है। तो पैर रुक गया, लेकिन मेरा सर तो अभी भी 40 किलोमीटर पर आवर से ही आगे बढ़ना चाहेगा। सब सोच रहा है कि गिर जाते ना मजा आ जाता, सब यही सोच रहा है। बाबू 8 साल से लोग सोच रहे हैं, आज तक नहीं गिरे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बस में जब अचानक से ब्रेक लगाया गया, पैर तो रुक गया, लेकिन मेरा सर जो है वो अभी भी आगे ही कंटिन्यू करेगा मूव करना। तो इस वजह से मैं इस तरीके से झुक जाऊंगा। खुद को नहीं संभाला तो मैं गिर भी सकता हूं। क्लियर है? तो ये है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तुम लोग एक लॉ देखो पीछे रह गया।